चलिए हम लोग हिंदी स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारी हिंदी व्याकरण है ना। हिंदी भाषा से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, 80-20 का या 90-10 का रेशियो होता है। 10% में आपकी क्या भाषा और साहित्य, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और 80 से 90% व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो हिंदी व्याकरण ही कॉम्पिटिटिव हिंदी में महत्वपूर्ण है हमारी, सबसे ज़्यादा कंपटीशन के लिए। देखते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, हिंदी व्याकरण जब पढ़ेंगे हम लोग तो सबसे पहले हम जिक्र किसका करेंगे, हिंदी भाषा का। किसकी व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी। और हिंदी क्या है हमारी, एक भाषा है, राजभाषा भी है। ठीक है, हिंदी भाषा है, राजभाषा भी है, वो अलग पहलू हो गए है ना संविधान के दृष्टिगत। बट हम व्याकरण की ही चर्चा करेंगे यहाँ पर पहले। ठीक है, अच्छा भाषा का मतलब क्या होता है, आप ये बताइए, भाषा का मतलब क्या होता है? जो बोलते हैं संप्रेषण का माध्यम है, ये हमारे भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है भाषा, जिसके माध्यम से हम अपने भावों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस भाषा से परिचित है तो हमारे भावों को वो समझ जाएगा, हम क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी सूचना उस तक पहुँचाना चाहते हैं। उसमें हमारी संप्रेषण का काम कौन करेगी, भाषा। क्लियर है ना। तो भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। क्लियर है, भाषा के माध्यम से ही क्या होती है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है ना। ठीक है, अब ये बताइए, अगर विचारों को अभिव्यक्त करना है तो कितने प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं हम लोग? भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। कैसे? भाषा को रिप्रेजेंट करने के लिए है ना, भाषा 3 प्रकार की होती है। कैसे? हमें अपने भावों को अभिव्यक्त करना है तो देखते होंगे अभी जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, भावों को अभिव्यक्ति तो कर रहे हैं, जो मेरे माइंड में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, जो समझाना चाह रहे हैं, बोल बोल के हम समझा रहे हैं, ये क्या कहलाएगी, मौखिक। दूसरी कौन सी होती है, जब पढ़ने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ कोई व्याकरण का जानकारी हो जाती है उसे, या उसे लिखना भी सीख लेता है संकेतों के माध्यम से, है ना। जो मुंह से ध्वनियाँ निकल रही हैं उनको अगर लिखना सीख लिया आपने, उन ध्वनि चिन्हों को लिखना सीख लिया, तो कहते हैं ये लिखित रूप से हम अपने कोई चीज़ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपने भावों को संप्रेषित करना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, लिख करके संप्रेषित कर सकते हैं। भाषा का एक रूप होता है लिखित, है ना, तो लिखित भी हो सकता है। और तीसरा क्या होता है, संकेतिक। भाषा कितने रूप में अभिव्यक्त हो सकती है? 3 रूपों में, है ना। भाषा को अभिव्यक्त करने के 3 रूप होते हैं, 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, दूसरा लिखित, और तीसरा है आपका सांकेतिक, है ना। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपस में ही संकेतों के माध्यम से, इशारों में ही क्या हो जाती है, बातें हो जाती हैं। कई बार घर में कोई रिश्तेदार आए हुए हों, आप उनके पास बैठे हों, तो पीछे छुप करके जो भाभी होती हैं या घर की लेडीज होती हैं, इशारे से कहती हैं उधर किनारे पे आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा कुछ कहना है ना। तो यही सांकेतिक भाषा है ना। क्लास में बैठे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, मुंह से बोल नहीं सकते हैं, एक इस कोने में बैठा है, दूसरा उस कोने में बैठी हुई है ना, या आपस में 2 लड़के ही हैं, एक इधर बैठा है आगे और एक पीछे कहीं बैठा हुआ है, तो इशारों में कहते हैं कि ऐसा सर की नज़र उधर है, चलो निकल चलते हैं, है ना, चलो बाहर तुरंत, है ना। तो इशारों में ही बातें होती हैं। बट व्याकरण में देखिए इसका कोई रोल नहीं है। हमें पढ़ना क्या है, मौखिक भी और लिखित भी, है ना। अब भाषा को हम मौखिक रूप से, यानी कि मुंह से ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखिए मौखिक भाषा में क्या होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं। मौखिक भाषा में क्या होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं, है ना। और ध्वनियों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या होते हैं, ध्वनियों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या होते हैं, ध्वनि चिन्ह होते हैं। क्लियर है ना। और ध्वनि चिन्ह वही हैं जिनको हम लोग लिख करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो मुंह से निकलने वाली
ध्वनियों को हम चिन्हों के माध्यम से लिख सकते हैं, उनके ध्वनि चिन्ह होते हैं, है ना, लिख सकते हैं, वही आपकी मौखिक से लिखित और लिखित से मौखिक। कोई चीज़ अगर संकेतों के माध्यम से, इन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से लिख दी गई है, ध्वनि चिन्ह बना दिए गए हैं, तो उसको अगर मुंह से हम पढ़ना जानते हैं तो हम पढ़ लेंगे, बोल देंगे मुंह से, तो वो क्या हो जाएगी, मौखिक हो जाएगी। जैसे किताब में कोई चीज़ लिखी हुई हम बोलते हैं, पढ़ करके बोलते हैं कि नहीं, बोर्ड पर लिखते हैं जब, है ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ है लिखित रूप में, वहाँ संकेत चिन्ह बने हुए हैं, और जब उन चिन्हों को हम पढ़ना जानते हैं, हम पढ़ेंगे तो हमारे मुँह से क्या निकलेगी, ध्वनि। यानी कि मौखिक से लिखित और लिखित से मौखिक पे जाया जा सकता है, इनमें आपस में तारतम्य होता है, क्योंकि बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से इसको पूरा डेवलप किया जाता है, विकसित किया जाता है भाषा को, है ना। तो मुंह से निकलने वाली, है ना, मुंह से निकलने वाली जो सरलतम ध्वनियाँ होती हैं, है ना, हमारे मुखार बिंदु से मुंह से निकलने वाली जो सरलतम ध्वनियाँ होती हैं, है ना, उनको अभिव्यक्त करने के लिए क्या होते हैं, ध्वनि चिन्ह होते हैं। इन्हीं सरलतम ध्वनियों को या ध्वनि चिन्हों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। क्लियर है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण या अक्षर बोलते हैं। ध्वनि है तो ये क्या हो गया, मौखिक, और चिन्ह संकेत बने हुए, वर्ण लिख दिया है हमने लिखित रूप में, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वर्ण या अक्षर। लिखित रूप में वो संकेत चिन्ह कहलाएंगे, जिन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्लियर है, जब हम बोलेंगे तो वही सरलतम ध्वनियाँ होंगी, वो भी वर्ण कहलाएंगे, लेकिन मौखिक रूप से। क्लियर है ना। अच्छा, वर्ण या अक्षर, ठीक है। अब देखिए, अक्षर का मतलब क्या है, अक्षर, अक्षर, अक्षर का मतलब जिसे और विभाजित ना किया जा सके, है ना, जिसे और विभाजित ना किया जा सके, है ना। तो वो सरलतम ध्वनियाँ और उनके वो सरलतम संकेत चिन्ह जिनको और भी ज़्यादा सरल ना किया जा सके, और भी ज़्यादा तोड़ा ना जा सके, वही क्या कहलाते हैं, हमारे अक्षर कहलाते हैं, या वही क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ण कहलाते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये बताइए, वर्ण एक तो होते नहीं है, ध्वनियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनते हैं, किसी भी भाषा में ऐसे ही जाएंगे, अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होंगी। जब अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होंगी तो उनके संकेत चिन्ह भी अनेक प्रकार के बनाने पड़ेंगे हमें, उनको पहचानने के लिए, अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह, है ना। आ के लिए हमने अलग चिन्ह बना दिया, खा के लिए अलग चिन्ह बना दिया, चा के लिए अलग बना दिया, ए के लिए अलग बना दिया, मुंह से निकला ओ तो ओ के लिए एक अलग चिन्ह बना दिया, है ना। ठीक है, हमने क्या दिया, ई के लिए अलग चिन्ह बना दिया, री के लिए अलग चिन्ह बना दिया। आप समझ गए, ठीक है। तो मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के ही संकेत चिन्हों को वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और अगर इन सभी वर्णों को एकत्र कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। कितने होते हैं इंग्लिश में, 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं, 26, है ना। अच्छा, अल्फ़ाबेट और लेटर्स, इंग्लिश में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्फ़ाबेट और लेटर आपके क्या हैं, ए बी सी डॉट डॉट, ये सब, है ना। अल्फ़ाबेट को जब एक साथ रख दिया जाए, ए से लेकर के जेड तक जब टोटल सभी लिख दिए जाएं, तो ये क्या कहलाएगी, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। और ये क्या है, लेटर यानी कि वर्ण। ए अपने आप में क्या है, वर्णमाला नहीं है, ये लेटर है। बी अपने आप में क्या है, ये एक लेटर है, अल्फ़ाबेट नहीं है। लेकिन ए से लेकर जेड तक जितनी भी उस भाषा की ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनि चिन्ह होते हैं, ध्वनि संकेत होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको एक साथ लिख दीजिए तो क्या कहलाती है, वर्णमाला, है ना। इसी तरीके से हिंदी में भी है ना। तो यहाँ पर कितने होते हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं, 26, है ना। और इनको अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, 5 + 21 का आंकड़ा होता है ये, है ना। ठीक है, इसी में से Y और V ये दो क्या होते हैं, आपके सेमी वॉवेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स होते हैं, अर्ध स्वर, है ना।
ठीक है ना। अर्ध स्वर 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं इंग्लिश में, ये हम लोग जानते हैं। हिंदी वर्णमाला बहुत कठिन है, इंग्लिश की तो सरल है, पता रहता है लोगों को। बस यही पता नहीं रहा होगा आपको कि वाई वी ये क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स होते हैं, अर्धस्वर होते हैं, है ना, ये नहीं पता रहा होगा आपको। बट बाकी आपको 21 और 5 का आंकड़ा पता रहा होगा। बट हिंदी में अभी देखिएगा क्या होगा आप लोगों के साथ, मैं हर एक से पूछूंगा। और 52 वर्णों की वर्णमाला आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 52 वर्णों की। चलिए यही मुझे लिखना था यहाँ पर ऊपर कि जब हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा के सभी वर्णों को, सभी अक्षरों को हम लोग एकत्र कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, हिंदी वर्णमाला बन जाती है। क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, हिंदी वर्णमाला, जिसमें क्या होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52। ये आपको पता होना चाहिए, एज अ क्वेश्चन आ सकता है या आता भी है एग्जाम में। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, यानी कितने प्रकार की ध्वनियाँ हैं जो हमें बोलना सीखना है और उनको लिखना सीखना है, उनके चिन्ह सीखना है, ध्वनि चिन्ह, उतने प्रकार की ध्वनियाँ बोलना और उसको लिखना, वर्णमाला। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे लिखते हैं। मिटा दें, चलिए मैं अब आप ही लोगों से शुरू करूंगा कि अगर हमें हिंदी वर्णमाला लिखनी है, क्या लिखनी है, हिंदी भाषा की हमको क्या लिखना है, वर्णमाला लिखना है, ठीक है ना। इसको भी मिटा ही देता हूँ मैं इस साइड से, तो मतलब नहीं है ना। हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा में हमें हिंदी वर्णमाला लिखना है, तो हमें पता है कि इसमें कितने वर्ण होते हैं, पहले से ही आप लोगों को पता है। कितने लोगों को पता था, चलिए अब मुझे ये बताइए, जैसे उसमें होता था आपका स्वर और व्यंजन, कहाँ पर, इंग्लिश में, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, यहाँ पर भी होते होंगे। क्या कहलाते हैं यहाँ पर, क्या कहलाते हैं यहाँ पर, स्वर और व्यंजन कहलाते हैं, है ना, स्वर और व्यंजन कहलाते हैं। तो ज़रा मुझे कोई बता दे यहाँ पर, है ना, मुझे यहाँ पर बता दे कि स्वरों में कितने स्वर होते हैं कुल। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप, मैं इन लोगों के अंदर थोड़ा सा जगाऊं कुछ, है ना। बताइए स्वर कितने होते हैं, 11 हैं। चलिए लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, 11 हैं कि 12 हैं कि 13 हैं अभी पता ही नहीं है। गिनवाओ मुझे, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आ, जल्दी से बताओ। ई, छोटी बड़ी, बोलते जाओ। ए, ऐ, ओ, औ, अंग भी लिखना है, आहा भी लिखना है, और री ऋषि भी लिखना है। चलो गिनो, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, ये कितने हो गए, 13। तो अब बताइए 13 स्वर हैं या 11 स्वर हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो भी पता है आप लोगों को। अब मुझे बताइए आप लोग, व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं व्यंजन, जल्दी से बताइए। आप बताओ मुझे। 36 होते हैं, हट गए हैं कि जुड़ गए हैं पता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। तो 36 1 37 10 47, ये तो टोटल 47 हुई है। 52 वर्णों की वर्णमाला कहाँ कंप्लीट हो रही है, कहाँ हट जाते हैं, ये हट जाता है, ये भी हट जाता है। अच्छा एक ही हटता है, कौन सा, कौन सा वाला, अंग हट जाता है, आहा नहीं हटता है। अच्छा, किसने हटाया था, कब हटाया था, कुछ आता पता है। चलिए हट जाता है, तो ये कितने हो जाएंगे फिर, 12 है, 11 बचेंगे। री ऋषि भी नहीं रहता है,
अच्छा इसको भी हटा देते हैं, चलिए तो 11 ही रहते हैं, इनको हटा देते हैं, फिर ये 11 ही रखते हैं। तो 36 और 11 कितने हो गए? 36 1 37 10 47, होने कितने हैं? 52। कहाँ गए बाकी सब? अच्छा चलिए व्यंजन 36 है, यही गिनवा दीजिए मुझे, चलिए गिनवाइए। काखा गाघा अंगा 5 हो गए, चाचा जाझा इया 5 हो गए, टाठा डाढ़ा अणा 5 हो गए, ताथा दाधा ना 5 हो गए, चाचा जाझा कहाँ लग गया? टाठा डाढ़ा अणा है ना, ठीक है। का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, क्या लिख दिया हमने? टा तो पहले लिख दिया, पा वर्ग। पाफा बाभा माँ, ये 5 हो गए, ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? या रा ला वा सा हा, है ना, या ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, क्रम थोड़ा सा, ये वाला सा पहले है, फिर ये सा है, फिर ये सा है ना, सा साहा, फिर छ त्र ज्ञा, और कोई है? और कोई है? गिनिए जरा। 5 पंचे 25, ये हो गए 4 4 8 3 11, 25 में 11 जोड़ दिए, 36 10 36। चलिए अगर आप कह रहे हैं व्यंजन 36 हैं और स्वर 11 हैं, तो 36 1 37 10 47 ही तो हुए। फिर 52 वर्णों की वर्णमाला आपको कहाँ आती है? पढ़ना हमें 52 वर्णों की ही वर्णमाला है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, आंसर आपका 52 वर्ण ही सही होंगे। तो ये 52 वर्ण बाकी हैं कहाँ? क्या जानते हैं हम लोग आखिर? काखा काखा जानते हैं, छोटा बड़ा जानते हैं, अभी अच्छे से जानते इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब अभी अच्छे से जानते नहीं हैं, कंपटीशन में जो आएगा वो नहीं जानते हैं। ये तो पता था हमको, बचपन से पता था, छत्रज्ञा यहीं पे ख़त्म कर देते थे, ज्ञा ज्ञानी बाबा, ऐसे ही पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को वर्णमाला। आ ई उ री, ये क्या है आपके पता है? मूल स्वर कितने? 4, ठीक है ना। फिर देखिए दीर्घ स्वर, आ का दीर्घ, ई का दीर्घ, ऊ का दीर्घ, री का दीर्घ होता है, संस्कृत में होता है या नहीं होता है? ठीक है ना। कितने हो गए? 3, ठीक है ना। फिर आपके क्या आएंगे? संयुक्त स्वर, कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और ओ, है ना। कितने हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 4 4 8 3 11। ये आपके क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। ये आपके क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर का मतलब होता है दो भिन्न स्वरों को मिला करके बनाए गए हैं। ज़रा देख लीजिए, ए ए ओ ओ बनते कैसे हैं? ए कैसे बनता है पता है आपको? आ और ई मिल करके क्या बनता है? ए बनता है ना। ए कैसे बनता है? आ और ए मिल करके क्या बनता है? ए बनता है। ए बन गया, आ ई मिल करके ए बनता है। फिर ठीक है, फिर आ और ऊ मिल करके क्या बनता है? ओ बनता है। आ और ऊ मिल करके क्या बनता है? ओ बनता है। और आ और ओ मिल करके क्या बनता है आपका? औ बनता है।
क्लियर है? ये हैं स्वर, तो ये संयुक्त स्वर हैं। ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। अ और आ मिलाएंगे तो दीर्घ आ हो जाएगा। ई और ई 2 बार मिला देंगे दीर्घ ई हो जाएगी। ऊ और ऊ मिला देंगे 2 बार तो दीर्घ ऊ हो जाएगा। उच्चारण थोड़ा तेजी से होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान से एक चीज़ें और देखिए, ये वर्ण जो आपके हैं ये कैसे हैं? ये आपके एक मात्रिक है ना वर्ण है। कैसे वर्ण है? एक मात्रिक वर्ण है ना? क्लियर है? क्या है? एक मात्रिक वर्ण है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ तो ये हो गए आपके, ह्रस्व और दीर्घ पढ़ा है ना? दीर्घ ई है ना? ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ पढ़ा है कि नहीं? और संयुक्त। तो मूल स्वर जो होते हैं वो एक मात्रिक वर्ण होते हैं। अच्छा ये बताइए, एक मात्रिक वर्णों का मतलब क्या होता है? ये पता है आपको? एक मात्रिक वर्णों का मतलब होता है जिनके उच्चारण में एक मात्रा का अर्थात अल्प, थोड़ा सा अर्थात अल्प समय लगे। क्लियर है? जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का या अल्प समय लगता है। एक मात्रा का समय का मतलब होता है अल्प समय, थोड़ा सा। अ ई ऊ हल्के से बोल दिया हमने, थोड़ा सा समय लगा, एक मात्रिक वर्ण है। ठीक है? ये आपके जो दीर्घ वर्ण हैं ये कैसे हैं? आपके द्विमात्रिक हैं, या ये कह लीजिए कि ये दोनों आपके क्या हैं? द्विमात्रिक हैं, है ना? ये दोनों आपके क्या हैं? द्विमात्रिक वर्ण हैं। क्या है? द्विमात्रिक वर्ण का मतलब स्वर, स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर ही है। द्विमात्रिक स्वर या द्विमात्रिक वर्ण। क्लियर है? द्विमात्रिक स्वर या वर्ण का मतलब क्या होता है? जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय, दो मात्राओं का समय का मतलब क्या होता है? दुगुना लगे। जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का या दुगना समय लगे वो क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक वर्ण होते हैं। ठीक है? तो 11 में से 4 वर्ण ही ऐसे हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, बाकी सब में कितने का लगता है? 2 मात्राओं का समय लगता है। क्लियर है? किसी में और कुछ लगता है? यही लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्वरों को जब पढ़ते हैं तो देखिए हिंदी में तो नहीं है, हिंदी में तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग स्टार लगा के पढ़ सकते हैं, है ना? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? या इसको मिटा दें पहले फिर बताएं? अलग से बताते, इतना नोट कर लीजिए पहले, ये बाद में बताएंगे क्योंकि हिंदी वर्णमाला का हिस्सा नहीं है ये प्लुत स्वर। तो स्वरों की कहानी पता चल गई। कितने प्रकार के स्वर हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मूल स्वर कितने हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। और संयुक्त स्वर ये कितने हैं आपके? 4, है ना? मूल स्वर आ ई उ री हैं। दीर्घ आ उ आ ई उ का होता है दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, है ना? ये एक मात्रिक होते हैं और बाकी सभी क्या होते हैं? द्विमात्रिक होते हैं। संयुक्त स्वर 2-2 स्वरों से मिलके बनते हैं और वो भी 2-2 भिन्न स्वरों से, अलग अलग स्वरों से मिलके। आ और ई मिलकर के ए, फिर आ को ए से मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? ए। आ और उ मिलाएंगे तो ओ, और आ को ओ से मिला देंगे तो नेक्स्ट वाला औ, मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। यहीं पर लिख लीजिए, चाहे प्लुत स्वर मिटा करके ही करता हूं मैं। मिटाएं यहाँ से।
नोट लिख लीजिए, चाहे ऐसे ही स्टार लगा लीजिए आप, है ना, और एरो लगा करके ऐसे लिख लीजिए, प्लुत स्वर कैसा होता है ये? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक का मतलब क्या होता है? तिगुना समय लगता है। क्या लगता है? तिगुना समय लगता है। किस में? उच्चारण में। उच्चारण में त्रिमात्रिक वर्णों में क्या लगता है? तिगुना समय। और प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है ना, इसके लिए चिन्ह इस्तेमाल जो किया जाता है वो कैसा होता है? या तो उसको एस बना करके रिप्रेजेंट किया जाता है, अंग्रेजी का जो एस होता है वैसा लिख देते हैं, है ना, और या तो इसको क्या लिख देते हैं? ऐसे, है ना, ये बनाते हैं, यही बनाते हैं ना, ठीक है, या तो एस से और या तो ये ई ऐसे बना देते हैं। ये प्लुत का तरीका है लिखने का। अधिकांशतः क्या होता है? एस बनाया जाता है, लेकिन कई किताबों में ए भी। पहली चीज़ ये है कि ये संस्कृत में प्रयुक्त होता है। कहाँ प्रयुक्त होता है? ठीक है ना, हिंदी वर्णमाला का हिस्सा नहीं, संस्कृत में प्रयुक्त होता है ना। किसी वर्ण को खींच दिया जाता है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे ओम, है ना, या ऐसे लिखा हो, पढ़ा होगा आपने ओम। कई बार ई लिखा रहता है ओम, तो ओ एम नहीं पढ़ना है कि ओ एम पढ़ने लगी आप लोग, ओ एम नहीं पढ़ना है। ओ ये प्लुत का चिन्ह है ना, प्लुत का चिन्ह है। इसका मतलब ये होता है, देखिए दो मात्राएं तो ये हो गई, थोड़ा सा हमने खींच दिया ओम, ऐसे माँ तो धीरे से पढ़ेंगे, लेकिन ओम तो ओ को थोड़ा सा खींच देते हैं। उसी खिंचाव के लिए ही ये चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है, प्लुत वाला, प्लुत चिन्ह। ये जो यानी कि ओ के बाद ये लगा, इसका मतलब ओ वर्ण को इसमें खींच दिया गया, इससे मात्रा खिंच गई है पूरी। क्लियर है? तो ओ में तो वैसे दो मात्रा होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा खींचने की वजह से समय 3 गुना लगा देते हैं हम उसको उच्चारण करने में। ओम राम, है ना, जैसे ऐसे लिख दें, राम, है ना, या राम ऐसे बोल दें, है ना, और खींच दें थोड़ा सा, समझ गए? तो ये प्लुत हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया? ये प्लुत हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया? प्लुत हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया? प्लुत। यहाँ पर ये क्या हो गया? प्लुत। समझ गए? तो ये जो रा का बड़ा आ होगा, बड़ा आ क्या हो गया? प्लुत हो गया है। प्लुत स्वर उसी को कहेंगे। प्लुत का मतलब होता है जब किसी स्वर को हम लोग क्या करते हैं? खींच देते हैं। रा तो व्यंजन है, लेकिन उसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है ना, तो बड़ा आ क्या है? स्वर है। और स्वर के बाद हमने क्या किया? प्लुत का चिन्ह लगा दिया, यानी कि उस स्वर को हम क्या करेंगे? थोड़ा खींच देंगे, राम। ऐसे कई बार देखा है ना, टीवी सीरियल वगैरह में कई बार ऐसे बोलते हैं, जब किसी के तीर लग जाता है, कुछ होता है, तो कहते हैं हे राम, ऐसे बोलते हैं। कोई दुखी आत्मा होती है तो बोलती है, भगवान का नाम लेती है ना। हाँ, वहाँ भी होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये चिन्ह इस तरीके का आ जाए, थोड़ा सा खींच दिया जाए, उसका मतलब होता है कि मात्रा का समय हमने क्या किया? उसमें थोड़ा सा खींच दिया है, बढ़ा दिया है, और यही है सब। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक चीज़ थी, ये बता दिया। अब हम लोग आते हैं व्यंजन में। किस में आते हैं? व्यंजन में। चलिए, व्यंजन में देखिए, सबसे पहले जो होते हैं आपकी, इसकी कई सारी कैटेगरी है। मैं इसको मिटाई देता हूँ, है ना, या लिखा रहने देता हूँ। जो इसकी व्यंजन की कैटेगरियाँ होती हैं वो कई सारी होती हैं, है ना। व्यंजन ही देख रहे हैं अब हम लोग, है ना। इसमें जो पहला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। संख्या कितनी होती है? 25। संख्या कितनी होती है? 25, है ना। इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? देखिए जरा, 5 वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग,
और पा वर्ग। पहले वर्ण को ले करके उस वर्ग का नाम रख दिया जाता है। जैसे काखा गाघा अंगा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला वाला वर्ण यानी कि का ले करके उसी के उससे नाम रख दिया जाता है, का वर्ग कह दिया जाता है उस पूरे को। ठीक है, तो का वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, बहा और मा। ठीक है। अच्छा, 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। काखा का गंगा 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, है ना। का वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण। चा वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। टा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ता वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। क्लियर है। पा वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है आपका? देखिए, दूसरा स्पर्श के बाद आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। पाफा बा पापा माँ के बाद क्या आता है? या, रा, ला और वा। संस्कृत में यावा राला पढ़ा जाता है, यहाँ पे यारा लावा पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। संस्कृत में अलग हैं चीज़ें। फिर तीसरे टाइप के वर्ण कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सा, 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 हा। ठीक है ना। फिर ठीक है। फिर आपका चौथे प्रकार के व्यंजन होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? जैसे संयुक्त स्वर थे वैसे ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे संयुक्त स्वर थे वैसे ही संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी कि 2-2 अलग अलग व्यंजन के योग से मिलकर के बनते हैं, है ना। 2-2 अलग व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो जरा एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ तक जो आपने पढ़ा ABC, है ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मूल व्यंजन। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन यही हैं। संयुक्त का मतलब तो ये होता है कि मिला मिला के और बना देना, तो मूल तो रहे नहीं। इसलिए संयुक्त से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर मूल व्यंजन की संकल्पना क्या है ना। तिरछी लाइन जा रही है क्योंकि तिरछा, ये लीजिए, ठीक है ना। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? A + B + C, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? 25 + 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 33। तो मूल व्यंजन कितने हैं टोटल? 33। क्लियर है ना। ये कितने हैं आपके? 25। ये कितने हैं आपके? 4। और ये कितने हैं आपके? 4। क्लियर है ना। तो मूल व्यंजन में क्या क्या आते हैं? मूल व्यंजन में आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन। क्लियर है। दूसरे आते हैं कौन से आपके? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। क्लियर है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म भी आपके 4 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 33। तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? पूछी जाती है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। मूल स्वर कितने हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3। आप भी गलती करेंगी, आपसे उम्मीद नहीं है।
संयुक्त कितने होते हैं? संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। मूल स्वर कितने हैं? 4। 4 4 8 3 11, 11 ही हैं। और स्वर कितने हैं? 11, 13 नहीं है। अंगहा वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए, ठीक है ना। नंबर जिससे मिलेगा वही हम बता रहे हैं आपको। नंबर चाहिए ना अब, वो तो हमने पहले ही बता दिया कि आपने जो पढ़ा वो सब अभी फिट नहीं है मामला, नंबर पाने के लायक नहीं है आप लोग अभी पूरे, है ना। अब आपको ऐसे पढ़ना है ना। ये कंप्लीट है जो आप बता रहे हैं, अब इसमें आगे पीछे कुछ नहीं होगा, है ना। ये सब कुछ फुल एंड फाइनल वाला मामला है। अब पहले आधा अधूरा था, है ना। नहीं यहीं तक नहीं अभी बता रहे हैं, इनको कंप्लीट तो कर दें पहले। 52 वर्णों की वर्णमाला कंप्लीट तो कर दें, ठीक है ना। तो 33 क्या हो गए आपके? मूल व्यंजन। क्लियर है ना? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ते हैं? चलिए, ए बी सी के बाद हम यहाँ पर डी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डी। इनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन है तो जाहिर सी बात है दो दो व्यंजनों को मिला करके ही बने होंगे। छ किससे बना है? का और सा से क्या बना है? छ। पहले वाले में हलंत लगेगा, बाद वाले में नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले वाले में अगर हलंत नहीं लगेगा तो यहाँ स्वर आ जाएगा और स्वर के बाद व्यंजन आएगा, फिर ये छ नहीं बन पाएगा। दो व्यंजनों का संयोग होता है, तो ये वाला व्यंजन इसके बाद स्वर नहीं है, फिर ये वाला व्यंजन और बाद में फिर स्वर है तो रहने दीजिए बाद में। क्लियर है ना? ठीक है। पहले वाले में हलंत लगता है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, एक एक चीज़ पूछी जाती है ना। फिर त्रा का मतलब क्या होता है? ता धन रा। ता और रा मिलकर के क्या बनता है? त्रा बनता है ना। ठीक है। ज्ञा कैसे बनता है? जा और इया से मिलके क्या बनता है? ज्या। कुछ लोग इसको ज्या ही पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको ज्या ही पढ़ते हैं, ज्या, ज्ञा नहीं पढ़ते हैं। गा और इया नहीं है, जा और इया है ना। ज्ञा छत्र ज्ञा कह दें तो, है ना। जो असली संस्कृत वाले हैं वो ज्या ही पढ़ते हैं। असली जो संस्कृत वाले हैं ना उसको ये ज्ञा नहीं पढ़ते हैं। ज्ञा हिंदी वालों ने पढ़ लिया, आसान कर दिया, ज्ञा नहीं पढ़ के ज्ञा कर देते हैं उसको, है ना। ठीक है। असलियत में ये क्या है? जा और इया। वैसे में तो गा और इया कर देंगे, नंबर चला जाएगा कि नहीं? कहते हैं विच्छेद करके बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा। और यहाँ से ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये जो लिखा है ना ये ऑप्शन में ऐसे दे देते हैं, इसके बजाय हलंत इधर लगा देंगे। अभी पढ़ रहे हैं, एग्जाम में जाते जाते फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हलंत किस में था, पहले वाले में बाद वाले में। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। का और षटकोण वाला सा और आ, यही तो है षटकोण वाला सा। सा के बाद एक स्वर आएगा कि नहीं आएगा? किसी भी व्यंजन में एक स्वर आता है कि नहीं आता है? अरे दो व्यंजनों का मेल तो तभी होगा ना जब व्यंजन हलंत वाला मिलेगा। ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। अगर हमने पूरा का लिख दिया और फिर सा हलंत लिख दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? का हलंत प्लस आ और प्लस सा। अब यहाँ पर कहाँ दो व्यंजन मिल रहे हैं? मिल रहे हैं क्या? अच्छा जी देख लीजिए क्यों गलतियां होती हैं हलंत में। मैंने कहा दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनेगा ना, कि एक स्वर और एक व्यंजन के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनेगा? नहीं, तो पूरा का नहीं होगा, का आधा होगा। पहले वाला हलंत होगा, उसमें स्वर नहीं होगा। बाद वाले में कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में हलंत होगा, दूसरे वाले में पूरा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? स्वर के साथ होगा दूसरा वाला। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको व्यंजन और व्यंजन। इस सा को हमने क्या लिख दिया? व्यंजन और स्वर। व्यंजन क्या है? सा हलंत वाला, और उसमें एक स्वर लगेगा तब जा करके ये पूरा सा बनेगा। सा आ तो उसमें शामिल है ना, किसी भी व्यंजन में एक स्वर शामिल होता है, बिना स्वर के उच्चारण किया ही नहीं जा सकता है। लिख तो सकते हैं हलंत वाला, बट इस वाले को पढ़ नहीं सकते हम, जब तक कि आ ना शामिल करें तब तक पढ़ नहीं सकते हैं। बिना स्वर के उच्चारण हो ही नहीं सकता है ना। तो संस्कृत में वास्तव में सब व्यंजन इसी तरीके से हलंत सहित लिखे जाते हैं। संस्कृत में हलंत वाले ही व्यंजन लिखे, सब में हलंत लगा देते हैं। समझ रहे हैं? हर में सब में हलंत लगा देंगे वहाँ बिना स्वर के। ओरिजिनल व्यंजन का मतलब है बिना स्वर के व्यंजन पढ़ना तो व्यंजन पढ़िए। इसमें तो हर एक व्यंजन में स्वर शामिल है। पूरा लिख दिया ना, हलंत थोड़ी लगाया,
पूरा लग दिया। पूरा का मतलब होता है एक व्यंजन और साथ में एक स्वर, ये है ओरिजिनल व्यंजन। लेकिन हिंदी में हम लोग इसको ही व्यंजन कहते हैं, कोई टेंशन नहीं। वो संस्कृत और हिंदी का हल्का सा डिफरेंस है ना, ग्रामर वाला। ये समझ में आ गया आपको? तो पहले वाले में यहाँ पर क्या रहेगा, हलंत। अच्छा, अब हम देखते हैं स्रा, है ना। तो स्रा को कैसे लिखा जाएगा, सा धन रा, यही बनेगा आशा जी, जरा देखिए चेक करिए स्रा को। ठीक है, शरीफा वाला सा, या इसी को हम लोग कहते हैं तालव्य सा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तालव्य सा, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों सा है ना आपके, तीनों सा का उच्चारण स्थान अलग अलग है। यहाँ पर तीनों सा का उच्चारण स्थान क्या है, अलग अलग है। आखिर सा है तो हम समझेंगे कैसे, कौन सा सा है, कैसे समझें, है ना। तो ज़रा देख लीजिए सा के बारे में। एक सा है, ये दूसरा सा है, ये तीसरा सा है, इसको बोला जाता है तालव्य सा। क्या बोला जाता है, तालव्य। इसको क्या बोला जाता है, मूर्धन्य। क्या बोला जाता है, मूर्धन्य। और इसको क्या बोला जाता है आपका, दंत्य। क्लियर है ना, ठीक है। या पूरा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हलंत भी लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दंत्य, है ना। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, दंत का मतलब क्या होता है, जब जिह्वा दांतों को स्पर्श करे तब उसका उच्चारण होगा, है ना। जब जिह्वा तालु में स्पर्श करे, तालु का मतलब होता है ऊपर वाला पोर्शन, सीधे सीधे ऊपर जाकर के स्पर्श करे, तो वो वाला स्वा का उच्चारण होगा, वो क्या कहलाएगा, तालव्य सा। और जब जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करे, मूर्धा को स्पर्श करने का मतलब होता है मुड़ करके ऊपर स्पर्श करे, ऊपर जिह्वा जाए लेकिन मुड़ करके जाए, है ना, तो क्या कहलाता है, मूर्धन्य वर्ण या मूर्धन्य सा। जैसे आप पढ़िए इसको, टा, ठा, डा, ढा, अणा। जीभ कहाँ लग रही है आपकी, मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है, मुड़ रही है ना, यही है मूर्धा। जिह्वा जहाँ स्पर्श कर रही है वही है मूर्धा, है ना। फिर आप पढ़िए ता, ता, था, जीभ दांतों में लग रही है कि नहीं लग रही है, ये सब दंत हैं। फिर पढ़िए पा, फा, ओंठ जुड़ रहे हैं आपस में, ये ओष्ठ वर्ण है, ओंठों से उच्चारण हो रहा है इनका। फिर पढ़िए चा, छा, जीभ ऊपर स्पर्श कर रही है, मुड़ नहीं रही है, बट ऊपर हल्की सी जा रही है कि नहीं जा रही, चा, छा, जा, जीभ ऊपर लग रही है तालु में कि नहीं, तो ये तालव्य है। ये क्या है, तालव्य वर्ण है सारे। इसको देखिए, का, खा, गा, कंठ से आवाज़ निकल रही है कि नहीं, जीभ तो कहीं स्पर्श नहीं कर रही है, का, खा, गा, जीभ कहीं नहीं स्पर्श कर रही है, कंठ से आवाज़ आ रही है, इसलिए सारे वर्ण क्या हैं, कंठ वर्ण हैं, है ना। उच्चारण स्थान अभी देख लेंगे, तो एक पूरा टॉपिक है अलग से, फिर से पढ़ना पड़ेगा हमें। फिर साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ण है आपके यहाँ पर, ये जो वर्ण है ना, इनका उच्चारण कैसे हो रहा है, नासिका से भी हो रहा है। म, या, अंगा, अणा, ना, म, है ना, हो रहा है कि नहीं, या, म, अंगा, अणा, ना, म, सब क्या है, इमंगणना नाम, यमंगणना नाम कहते हैं ना, नासिकाचा, नासिका से उच्चारण होता है इसका। इया, मा, अंगा, अणा, ना, मा, अणा, ना, ठीक है। तो ये इन सब का उच्चारण कैसे होता है, नासिका से, यानी कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, डबल डबल है। देखिए चा, छा, ये तालु से भी उच्चारण होगा और नासिका से भी होगा। ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, तालु वाले हैं, तालब से, है ना। जैसे हम कहें पा, फा, बा, भा, ये ओंठों से उच्चारण हो रहा है। माँ करेंगे तब भी तो ओंठ हो रहा है ना, साथ में नासिका तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा, ओंठ और नासिका डबल उच्चारण स्थान है इसके क्या होंगे, दो उच्चारण स्थान होंगे। बाकी वर्णों के क्या होंगे, सिंगल सिंगल, है ना। क्लियर है ना। चलिए अभी और देखते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है वर्णमाला, वर्णमाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं आपको। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, 4। और ये जो लिख दिया है मैंने, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहली चीज़ तो यही पूछी जाएगी आपसे, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। नीचे ऑप्शन में दे देगा 3, 4, 5, 6, क्या टिक करना रहेगा, 4, है ना। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है वो ढूंढने के लिए दे देगा, 4 ऑप्शन में दे देगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है वो दे देगा ढूंढने के लिए, है ना। बताइए छा किस किस वर्ण से मिलके बनता है, और इस तरीके से कई सारे ऑप्शन नीचे लिख देगा, आपको इस वाले को टिक करना रहेगा। समझ गए क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं कंपटीशन में, ये मैंने बता दिया आपको पहले से। अब देखिए संयुक्त व्यंजन के बाद अब आते हैं हम लोग किस में,
द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन जगह है कहीं पर? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ई। द्विगुण या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त, है ना। ये कितने होते हैं संख्या में? 2। कौन कौन से? ड़ और ढ़। देखिए ड और ढ पहले से थे, ड और ढ पहले से थे, लेकिन हमने बिंदी लगा दिया तो ड़ और ढ हो गया। इनको क्या कहा गया? उत्क्षिप्त या द्विगुण, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया इनको। क्लियर है ना? अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है? देखिए इनका उच्चारण कैसे होगा? टा, ठा, डा, ढा, अण मूर्धा से, मूर्धा से हो रहा है। इनका भी उच्चारण मूर्धा से ही होगा, ड़ा ढा मूर्धा से ही होगा, यानी कि जिह्वा जाएगी। लेकिन इनमें एक खासियत यह है कि जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करने के बाद झटके के साथ नीचे आती है। इनके उच्चारण में खासियत क्या है? या द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन किनको कहेंगे? इनके उच्चारण में जिह्वा हमारी मूर्धा को स्पर्श करेगी और झटके के साथ क्या आएगी? नीचे आएगी। ड़ा झटके के साथ जब तक नीचे नहीं आएगी ड़ा और ढा नहीं बोल पाएंगे आप। डा ढा तो बोल देंगे, लेकिन ड़ा और ढा में स्लिप कराना पड़ेगा, जिह्वा को पुनः स्लिप करा के बाहर लेके आना पड़ेगा, है ना। लिख लीजिए, हमारी जिह्वा क्या होती है? मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे आती है, झटके से नीचे आती है। क्लियर है? ठीक है, अब जरा गिन लीजिए टोटल कितने हो गए। ए बी सी डी ई 5 वर्गों में बांटा ना मैंने, है ना। देखिए ए, है ना, फिर आपका बी, फिर आपका सी, फिर आपका डी और फिर आपका ई, है ना। तो देखिए यहाँ आपने मूल व्यंजन देखा था, ए बी सी तक तो देख लिया था, 33 थे। ए बी सी तक देख लिया था हमने, कितने थे, है ना। मूल व्यंजन यानी कि ए बी सी ये कितने थे? 33। डी में कितने हैं? 4। ई में कितने हैं? 2। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 6 और जोड़ दीजिए, 39। कितने हो गए? 39, है ना। तो व्यंजन हमारे कितने हो गए? लिख लीजिए उसी क्रम में, ऐसे ही लिख लीजिए। 25 + 4 + 4 ए बी सी, ये तो हो गए मूल व्यंजन, है ना। प्लस 4 + 2 ये हो गए संयुक्त और ये हो गए द्विगुण। ये क्या हो गए? मूल। ये क्या हो गए? स्पर्श, ये अंतस्थ, ये ऊष्म। क्लियर है? टोटल कितने हो गए आपके? 39, है ना। टोटल कितने हो गए? 39, ये, है ना। बंद कर दीजिए ऐसे। बात समझ में आ गई? ए बी सी ये क्या हैं आपके? मूल व्यंजन। मूल में कौन कौन से होते हैं? ये मूल हैं आपके, अलग से पूरा बना हुआ है चार्ट, मैंने बना ही दिया है, सब लिख लीजिएगा अलग से। ये मूल व्यंजन है। 25 + 4 + 4, है ना। यानी कि टोटल कितने थे? ये 33, है ना। इसमें से ये क्या थे आपके? स्पर्श। ये कौन से थे आपके? अंतस्थ। ये कौन से थे आपके? ऊष्म। ये 4 कौन से हैं आपके? संयुक्त। और ये 2 कौन से हैं आपके? द्विगुण या उत्क्षिप्त। द्विगुण। क्लियर है मामला? तो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई टोटल? 39 टोटल। लेकिन मूल व्यंजन कितने हैं? 33। कई बार जब क्वेश्चन आता है तो वो यही पूछता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है, यानी कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। कई बार पूछता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन 2 संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4।
है ना। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, यार अलावा निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, सा सा साहा नहीं सॉरी छत्रज्ञ स्रा संयुक्त व्यंजन है ना। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, सा सा साहा या शाखा साहा, जो भी पढ़ते हो आप लोग, क्लियर है ना। और तीनों सा का उच्चारण स्थान क्या है, अलग अलग, एक तालु से बोला जाता है, एक मूर्धा से और एक दंत से। जिह्वा जहाँ पे स्पर्श करती है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है, क्लियर है। अच्छा, अब लास्ट में एक कैटेगरी और बचती है, ठीक है। अब जरा ये बताइए 39 व्यंजन ये हो गए और 11 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 50, तो 2 तो बचे, अभी भी 2 कहाँ गए आखिर। तो उसको एक तीसरी कैटेगरी बनाई इन लोगों ने, है ना। क्या बनाई, एक तीसरी कैटेगरी बनाई, किसने, एक विद्वान है हिंदी के, ठीक है, क्या नाम है उनका, नहीं पाणिनि नहीं, है? नहीं, ठीक है, एक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि हम एक कैटेगरी और बनाएंगे, अयोगवाह। क्या बनाएंगे, अयोगवाह जिन्हें कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, 2, है ना। वो कहते हैं वास्तव में जो आप लोग अंग और आहा लिखते थे, है ना, तो वो आ और अंग की मात्रा मिला करके फिर अंग बनता था। आहा लिखना है तो कम से कम आ में जब हम आहा विसर्ग लगाएंगे तब जाके आहा बनेगा। लेकिन ये तो अपने आप में एक स्वर है, ये तो अपने आप में एक स्वर है ना। और इसमें स्वर वही होता है ना, स्वर वही होता है जिसको किसी के उच्चारण की, जिसके उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े। ये बताइए इसका उच्चारण अकेले कर पाएंगे क्या, हम नहीं कर पाएंगे, इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्वर है नहीं है, क्लियर है ना। अच्छा, फिर तो ये स्वर तो नहीं हुआ, स्वर तो नहीं हुआ ना, ठीक है। इसी तरीके से वो कहते हैं ये व्यंजन भी नहीं हो सकता है। स्वर तो वो है जिसके उच्चारण को किसी की मदद की लेने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ये तो बिना आ के, बिना आ हमारा स्वर है, बिना उसके हम इसका उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं कि अगर इसको हम क्या मान लें, व्यंजन मान लें, है ना, इसको, तो व्यंजन के बाद हमेशा एक स्वर आता है, व्यंजन के बाद हमेशा एक स्वर आता है कि नहीं आता, आता है, क्योंकि बिना स्वर के उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। तो अगर ये व्यंजन होगा तो इसके बाद स्वर आना चाहिए। तो जरा देखिए इसके बाद स्वर आता है कि नहीं, का प्लस आ, ये एक स्वर, व्यंजन के साथ एक स्वर आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, का, और फिर आएगी अंग की मात्रा। अगर ये व्यंजन है तो इसके बाद एक स्वर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये व्यंजन भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इनके 2 नाम रख दिए उन्होंने कि ये जो बिंदी है और ये जो विसर्ग वाली है, यानी कि इसे कहा अनुस्वार और इसे कहा विसर्ग, तो कहते हैं ये अनुस्वार और विसर्ग हैं, और इनको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे हम, जिसे कहते हैं अयोगवाह। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, क्लियर है ना, ठीक है। तो अनुस्वार यानी कि ये है ना, उसका चिन्ह है, और एक आपका विसर्ग है ना, जिसका चिन्ह ये है। अब आपके कितने हो गए टोटल, 52 वर्णों की वर्णमाला हो गई, जिसमें स्वर कितने हैं, 11 है ना। व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं, 33, और कुल व्यंजन कितने हैं, 39। बाकी अलग अलग सबकी कैटेगरियां हैं, वो भी हमने बता दिया कितने कितने व्यंजन हैं। स्वरों का भी हमने बता दिया था कि 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। मूल स्वर हैं, फिर दीर्घ स्वर हैं, और फिर संयुक्त स्वर हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी इनकी कैटेगरी को हमने बांट दिया है, क्लियर है। अब आज के लिए इतना ही रखें मेरे ख्याल से, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अ प च, ज़्यादा का मतलब अति सर्वर्थ वर्जते, है ना, अति कहीं भी नहीं की जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही से समझ में आएगा सभी को।